तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं रैंक बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर को देखने से पहले बच्चों इसके बारे में पूरी डिटेल रैंक बूस्टर सीरीज की जो मैंने वीडियो के अंदर बताई है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि उसके बिना अगर आप इस सीरीज को स्टार्ट करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं सारे के सारे फॉलो करने हैं, तभी बच्चों इन क्वेश्चन को सोल्व करने का आपका फायदा होगा। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी। एब्सिसा क्या होता है बच्चों? किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है। 2 पॉइंट का एब्सिसा जो है ना वो इस इक्वेशन के रूट है। इसका मतलब क्या? इस इक्वेशन के जो भी रूट आएंगे, जैसे मान लो एक आ गया x1 और एक आ गया x2, तो उन के जो बच्चों जो रूट आएंगे, x की 2 वैल्यू आएगी ना, वो a और b के क्या है? एब्सिसा है। तो a पॉइंट का एब्सिसा मान लो x1, b पॉइंट का एब्सिसा मान लो x2। इसी तरह से बच्चों ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। इस इक्वेशन के जो दो रूट आएंगे बच्चों वो a और b के क्या है? ऑर्डिनेट है। और आपको क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है विद ए बी एज डायमीटर। बहुत बार हम ये क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं कि डायमेट्रिक फॉर्म के अंदर सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। देखो मैं भी आपको डायग्राम बना के समझा दूंगा। ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो बच्चों x1 y1 है, और ये पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। तो आप मेरे को बता दो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको ये x1 x2 y1 y2 निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बताओ, अगर किसी भी इक्वेशन के दो रूट होते हैं x1 और x2, तो उस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है ना भाई। अगर मान लो एक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं हम? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर उसकी लीडिंग कोफिशिएंट कितनी है बच्चों? 1, और यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये किसके इक्वल है? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 ही लिखी हुई है ये। तो बस डायरेक्ट आप इसकी जगह क्या पुट कर दो? ये चीज है ना, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर दो? डायरेक्ट आप ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा ये। और इसके दो रूट बच्चों क्या है? y1 और y2 है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। तो इसकी जगह क्या लिख दो? वाई स्क्र प्लस 4y माइनस बी स्क्र इक्वल टू 0। और यही बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक करके इसको लिख दो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2x प्लस 4y इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है ना। काफी बार मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूं कि जो भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है उनको डायरेक्ट ऐड कर दो, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो, द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स बाय द सर्कल दिस इज ए बी। इसका मतलब क्या कि एक सर्कल है और ये जो लाइन है बच्चों, इसका कितना हिस्सा इस सर्कल के अंदर है उसको नाम दिया गया है ए बी, है ना। मतलब इस लाइन का कितना इंटरसेप्ट सर्कल के अंदर है वो ए बी है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद ए बी एज डायमीटर। तो एक बात बताओ आप मेरे को, क्या आप ए और बी के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? कितना आसान है देखो निकालना। सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बच्चों? ए और बी। और वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? वाई की वैल्यू क्या पुट कर दो? एक्स पुट कर दो सर्कल के अंदर। बस सर्कल के अंदर y को क्या लिख दो? x। तो क्या हो जाएगा ये? एक्स स्क्र प्लस में एक्स स्क्र माइनस 2x इक्वल टू 0। 2 को मैं लेके काट दो, है ना। तो एक्स स्क्र माइनस में x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0 और 1। तो x की वैल्यू एक आ गई 0 और एक आ गई 1। अच्छा, x और y तो इक्वल है, तो x 0 है तो y भी 0, ये 1। तो एक बात बताओ, अभी तो मैंने बताई थी कि दोनों कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट के, है ना, x1 x2 और ये। अच्छा, इसको अब आपको डायमीटर मान के, इसको ए बी को डायमीटर मान के एक नया क्या बनाना है आपको? सर्कल बनाना है। ये लो, ये नया सर्कल आ गया। मान लो ए बी क्या है? इसका डायमीटर। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपको पता ही है? x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वाई स्क्र माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है? आंसर है। उसके बाद आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया बच्चों? अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। जिसका भी जिस पॉइंट का आपको बच्चों लोकस निकालना है उसको आपको पता है एच कोमा के मानते हैं। आपको एक सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है, लेकिन वो सर्कल कैसा है? विच टचेज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड हैविंग इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ऑफ लेंथ 12। देखो मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। एक ऐसा सर्कल आप बनाओ जो वाई एक्सिस को तो क्या करता है बच्चों? टच करता है, और एक्स इंटरसेप्ट कितना है उसका? 12 है। तो यानी वाई एक्सिस को तो टच करेगा और एक्स एक्सिस को बच्चों क्या है? ये कट करेगा, तभी तो कुछ इंटरसेप्ट बनेगा ऐसा। तो ये तो इसको टच कर गया, और ये पूरी लेंथ कितनी है बच्चों? 12। ये ए बी कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? आपको मेरे को बता दो। 12 है ना। और वाई एक्सिस को क्या करता है? टच करता है। तो इसके सेंटर का लोकस, सेंटर को मान लो, जिसका लोकस निकालना है उसको क्या मान लो बच्चों? एच कोमा के मान लो। अब आप मेरे को बताओ, लोकस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अब बस कंडीशन लगा दो, जो भी ज्योमेट्रिक कंडीशन है।
जब वाई एक्सिस को टच करता है तो आपको पता है कि ये जो रेडियस होती है ये किसके इक्वल होती है बच्चों, ध्यान से सुना मेरी बात। जो रेडियस होती है सर्कल की वो एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है, पता है ना आपको, ये डिस्टेंस एच। अच्छा, यहाँ पे मैं इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये जो हाइट है बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी के, तो इस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वही तो हाइट होती है। अच्छा, ये टोटल लेंथ अगर मान लो बच्चों 12 थी, ये टोटल लेंथ ए से लेके बी 12 है, तो आप मेरे को बता दो ये जो लेंथ है ये एल होगी क्या, क्योंकि आपको पता है सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन निकालनी है लोकस की, तो बताओ क्या क्या ज्योमेट्रिक कंडीशन आप यूज कर सकते हो, मेरे को सीधी सीधी बात बता दो। देखो ना, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल के अंदर ये ग्रीन वाली साइड ये जो है ए और ये मान लो बी और ये सी है, तो अगर बच्चों ये रेडियस है ओ सी और ओ ए दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, रेडियस। रेडियस क्या होती है एक बात बताओ मेरे को, सेंटर को सर्कल के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो ओ सी और ओ ए दोनों की दोनों क्या है, रेडियस है, तो ये एच है, तो बच्चों ये भी कितनी होगी, एच होगी। तो बस अब क्वेश्चन खत्म। इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इन राइट ट्रायंगल ओ एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और एच और के को आपको पता ही है बच्चों, लोकस से निकालने के लिए लास्ट में क्या है, एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, एच की जगह लिखो एक्स और के की जगह क्या लिख दो, वाई। तो यही अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। लोकस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बच्चों पेपर में पूछे जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना लोकस के ऊपर उतनी अच्छी आपकी कमांड होगी। उसके बाद आ जाओ बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे, देखो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें कहता है दो रोड है जिनकी लेंथ है, एक की 2a एक की 2b, वो स्लाइड करती है अलोंग रेक्टेंगुलर एक्सिस, यानी कि ये दो रोड है मान लो, ये बच्चों रेक्टेंगुलर एक्सिस के अलोंग रखी हुई है। इसका मतलब ये है जैसे आप जिस रूम में बैठे हो ना, आप ये मान लो एक तो आपने फर्श के ऊपर रोड रख दी और एक उस रोड के परपेंडिकुलर आपने रोड दूसरी खड़ी कर दी, समझ गए, ये ऐसे दो रोड है, ये एक्सिस के अलोंग रखी हुई है, ठीक है। तो मान लो एक बच्चों ये वाली रोड रखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ ना, एक ये यहाँ पे रोड रखी हुई है और एक बच्चों आपने ये वाली रोड यहाँ पे रख दी, ये वाली, ये दो रोड रखी हुई है, ठीक है। अब ये दो रोड की पोजीशन फिक्स नहीं है, आप इनको स्लाइड कर सकते हो, मतलब इसको यहाँ से हटा के आगे शिफ्ट कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो, इस तरह से है ये, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, एक की लेंथ 2a है एक की लेंथ 2b है, ठीक है। सच दैट इन सच ए वे, ये इस तरह से बच्चों रखी हुई है कि देयर एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है बच्चों एंड पॉइंट, एक्सट्रीमिटीज किसी भी लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, उसके एंड पॉइंट होते हैं। मतलब ये जैसे मान लो ए और बी है, ये मान लो बच्चों क्या है सी और डी, ये एंड पॉइंट है। ये कॉन्साइक्लिक है, ये चारों के चारों पॉइंट क्या है बच्चों, कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि उन चारों पॉइंट से क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है बच्चों वो पॉइंट्स जो एक सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, या उन सारे पॉइंट से क्या ड्रॉ किया जा सकता है, एक सर्कल। तो इन चारों पॉइंट से बच्चों बना दो एक सर्कल, जो इन चारों पॉइंट से क्या होता हो, पास होता हो। मैं रफ डायग्राम सिर्फ बना के आपको दिखा रहा हूँ कि इन चारों पॉइंट से बच्चों क्या है, एक मैं डायग्राम अच्छा बना देता हूँ इसका, ये लो, अपने को तो डायग्राम से मतलब है, मैं डायग्राम दूसरा बना देता हूँ, फिर उनको नाम दे देंगे। ये कुछ मैंने सर्कल बच्चों आपके सामने बना दिया और ये चारों पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, नाम है ये, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक लेंथ कितनी है 2a, एक लेंथ कितनी है 2b, तो ये लेंथ मान लेता हूँ मैं 2a और ये लेंथ मान लेता हूं मैं बच्चों कितनी 2b। और अपने को क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है। तो बच्चों वही सेंटर को क्या मान लो आप, h कोमा k मान लो, और फिर आपको पता लग गया अब तो ये डायग्राम से कि मैं क्या करूंगा, इस o से बच्चों परपेंडिकुलर डालूंगा इस वाली कोड पे, और यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा बच्चों इस वाली कोड पे। तो एक बात बताओ, परपेंडिकुलर है तो ये सामने वाली कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। इस पूरी लेंथ को बच्चों ए बी को मैंने अगर 2a बोला है तो आप मेरे को ये बता दो ये लेंथ कितनी होगी, a होगी। अच्छा, इसी तरह से ये सी डी पूरी लेंथ बच्चों 2b है, तो मुझे तो सिर्फ ये चाहिए, इसको मान लो m और इसको मान लो बच्चों n, तो ये n से लेके d, ये सिर्फ ये वाला हिस्सा बताओ कितना, b हो गया क्या, ये कितना हो गया, b हो गया। इतनी बात आप समझ गए। अच्छा, अब और बात बताओ आप मेरे को, अगर ये पॉइंट बच्चों h कोमा k है, तो ये जो o से लेके m हाइट है ये तो क्या होगी k, और ये जो o से लेके n हाइट है बच्चों ये कितनी हो जाएगी, h होगी। बस अब जो पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी बच्चों, दो रेडियस को इक्वल रख दो, सेंटर को एक बार तो a से ज्वाइन कर दो आप देखना, और एक बार बच्चों इसको d से ज्वाइन कर दो। एक बात बताओ, ये जो ग्रीन वाली लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की है OA और OD, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बच्चों दोनों ही एक ही सर्कल की ये क्या है, रेडियाई है, ठीक है। तो बस अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बिल्कुल क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप क्या करो बताओ, OA अगर इक्वल है तो OA स्क्वायर और OD स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो OA स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इस ट्रायंगल में बताओ क्या होता है, k स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर,
या ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, और ओडी स्क्वायर बच्चों बता दो आप मेरे को, ओडी इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा अपना एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो बस अब आप क्या कर दो, के स्क्वायर को के को रिप्लेस कर दो वाई से, और एक्स एच को रिप्लेस कर दो बच्चों किससे, एक्स से, और ये अपना लोकस आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए और बी तो बच्चों क्वेश्चन में दे रखे थे ना, तो ए और बी वेरिएबल नहीं है, ए और बी तो फिक्स है। तो ये अपना क्या आ गया, सर्कल का इसका लोकस आ गया सेंटर का, और ये लोकस क्या रिप्रेजेंट करता है आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों। ये एक हाइपरबोला है, और वो भी कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। कई बार क्वेश्चन में पूछ ले कि लोकस का नाम बता दो, तो नाम क्या है इसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत शानदार क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आपको लोकस के, हर लेक्चर के अंदर लोकस के 3-3 4-4 क्वेश्चन बच्चों हम जरूर सोल्व करेंगे, है ना, ताकि आपका टच बना रहे लोकस के क्वेश्चन से। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिखाएगा ये एक क्वेश्चन। ये कहता है ए की वैल्यू बताओ जिससे ये पॉइंट बच्चों लाई करता है कहाँ पे, इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एंड दिस लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है बच्चों, आपको मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन डायग्राम से समझ आएंगे। एक सर्कल बना लो जिसका सेंटर 0 0 है, और रेडियस कितनी है बच्चों 2, और एक लाइन बना दो, इस लाइन का बच्चों आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों 2 2 है, तो ये यहीं से पास होगी, रेडियस भी 2 है, और इसके दोनों इंटरसेप्ट बच्चों कितने हैं 2 है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये कहाँ लाई करता है बताओ, ये उस रीजन में लाई करता है बच्चों, पी पॉइंट जो बाउंडेड है किससे, सर्कल और लाइन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बताओ ये वाला हिस्सा है ना, एक बच्चा कहेगा सर ये भी तो है, नहीं बच्चों ये वाला हिस्सा नहीं है, क्योंकि इस हिस्से में सर्कल का तो कोई काम ही नहीं है ना। तो पी पॉइंट जो है बच्चों वो इस हिस्से के अंदर लाई करता है, आपको ये बोल रखा है पी पॉइंट इस हिस्से में लाई करता है, समझ गए। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ आप मेरे को, दो चीजें इसके अंदर हम यूज करेंगे क्या। पहली कंडीशन तो बच्चों, ए जो ये पी पॉइंट है, पी ये सर्कल के अंदर लाई करता है, दिस लाइज इनसाइड सर्कल, है ना। लेकिन एक बात बताओ, ये सर्कल के अंदर तो लाई करता है, लेकिन ये तो फिर सर्कल के अंदर तो फिर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इसको इसी रीजन में रखना है, तो उसके लिए फिर क्या कंडीशन होगी। अगर आपने सिर्फ इस एक कंडीशन को अप्लाई करके और बच्चों ए की वैल्यू निकाल दी ना, तो गलत होगी। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ ये कंडीशन निकाल रहे हो कि पी पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है। बच्चों इस चीज की गारंटी कौन लेगा कि पी पॉइंट इस ब्लू वाले रीजन के अंदर ही लाई करता है, ठीक है, तो वो भी तो आपको करना पड़ेगा। अब सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो ये पी पॉइंट इस रीजन के अंदर लाई करता है, इसका क्या मतलब हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आपको इस लाइन की रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन चेक करनी है, और आपको पता है ना, एक लाइन की रिस्पेक्ट में अगर आप दो पॉइंट की पोजीशन चेक करना चाहते हो, अगर वो दो पॉइंट बच्चों लाइन की अपोजिट साइड में है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये मान लो लाइन है, और ये मान लो बच्चों क्या है, क्यू पॉइंट है, और ये आर पॉइंट है। तो उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा ना, कि एल के अंदर क्यू पॉइंट पुट करो और एल के अंदर आर पॉइंट पुट करो, इनके जो साइन होंगे क्या होंगे बच्चों, अपोजिट होंगे। मतलब एक की वैल्यू प्लस है तो दूसरे की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। अब आप कहोगे सर लाइन की इक्वेशन तो ठीक है आपने दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन पॉइंट तो एक ही है, दूसरा पॉइंट कहां से लाए। दूसरा पॉइंट बच्चों वो ले आओ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सेंटर तो पता है ना आपको 0 0। तो अब आप मेरे को ये बता दो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ओ एंड पी लाई ऑन ओपोजिट साइड, है ना, कहां पे लाई करते हैं बताओ, ये ओपोजिट साइड में लाई करते हैं ऑफ लाइन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। बस इन दो कंडीशन को बच्चों यूज करके और हम क्या निकाल देंगे, ए की वैल्यू निकाल देंगे, क्वेश्चन खत्म। अब बताओ फर्स्ट कंडीशन, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, इसका मतलब बच्चों S1 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है ना, इनसाइड के लिए क्या होती है, नेगेटिव। तो पॉइंट को पुट करो ना, इसको सर्कल के अंदर पुट करो, तो x की जगह बच्चों a, y की जगह a प्लस 1 माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में कितने आ जाएंगे बच्चों, 2a माइनस 4 इज लेस देन 0। तो ये कितना आ गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 लेस देन 0। तो यहां से देखो फैक्टर तो बन नहीं रहे, फैक्टर नहीं बन रहे तो क्या हो गया, हमें तो वैल्यू तो निकालनी आती है ना, ए की वैल्यू निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 4a और नीचे 2। ये सारी कैलकुलेशन बच्चों मैं आपको फटाफट सोल्व करके दिखाऊंगा अब, है ना, क्योंकि आपको सब के अंदर पता है ये चीजें कैसे मैं सोल्व करता हूँ। बाय 2 यानी कि एक तो आ गई -1 प्लस रूट 7 बाय 2, और एक आ गई बच्चों -1 माइनस रूट 7 बाय 2, और वैल्यू क्या है, लेस देन। लेस देन का मतलब क्या है फिर बताओ, ए की वैल्यू लाई करेगी छोटे रूट से बड़े रूट में, यानी कि यहां से लेके और यहां तक बच्चों बिलोंग करेगी। फर्स्ट कंडीशन तो मेरी आ गई, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन बच्चों, सेकंड कंडीशन क्या है कि O और P ऑपोजिट साइड में लाई करते हैं। इसका मतलब क्या, लाइन के अंदर आप एक बार O पॉइंट पुट करोगे, एक बार बच्चों P पॉइंट पुट करोगे, उन दोनों के साइन क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, लेस देन 0। तो O पॉइंट पुट करके बताओ, मतलब ओरिजिन, ओरिजिन पुट करना है, इसके अंदर क्या आएगा बताओ, 0 -4 और
पी पॉइंट पुट करना बच्चों, पी पॉइंट ये वाला पॉइंट इस लाइन के अंदर पुट करो, तो x प्लस वाई माइनस टू, इसकी वैल्यू क्या रख दो बच्चों, 0 से छोटी। तो ये -4 काट दो तो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो ये क्या आ गया 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/2 से बड़ी। a की वैल्यू 1/2 से बड़ी है और यहाँ से छोटी, इस इंटरवल के अंदर लाई करती है। तो एक बात बताओ बच्चों, ये पॉइंट तो 1/2 से क्या है, छोटा है ना, नेगेटिव है ये तो, और 1/2 क्या है, बड़ा। तो a की वैल्यू इससे भी बड़ी होनी चाहिए और 1/2 से भी, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। a की वैल्यू 2 से भी बड़ी है और 5 से भी बड़ी है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों, 5 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 5 से जो वैल्यू बड़ी होगी वो इससे भी बड़ी होगी 2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर बताओ, a की वैल्यू कौन से इंटरवल में आएगी, 1/2 से बड़ी और इससे बच्चों क्या हो जाएगी, छोटी। ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको इसमें दो बातें सीखने को मिलेगी कि एक पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो कंडीशन क्या होती है, s1 लेस देन 0, और एक लाइन है और उसकी रिस्पेक्ट में दो पॉइंट की पोजीशन अगर बच्चों अपोजिट साइड है तो उनकी वैल्यू जो निकालेंगे पॉइंट को पुट करके लाइन के अंदर, वो क्या आएगी, अपोजिट साइन की आएगी। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ये एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, हाउ मेनी इंटीजर्स लाई इन द रेंज ऑफ दिस। इस एक्सप्रेशन की रेंज में कितने इंटीजर लाई करेंगे। इसका मतलब क्या बच्चों, कि ये जैसे सर्कल है ना, ये क्या है बच्चों, सर्कल है। इसका सेंटर कितना है बताओ, सेंटर है इसका 3, -2, और रेडियस कितनी है बच्चों इसकी, 9 + 4 + 3 यानी कि 4। रेडियस कितनी है इसकी, 4। ये कहता है जो भी एक्स वाई बच्चों इस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे ना, जो भी एक्स वाई है उसके हिसाब से इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी। तो मैं पहले क्या करता हूं ना, देखो एक एक्सप्रेशन की बच्चों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और ये एक्स वाई कहां पे लाई करते हैं, सर्कल पे। तो आपको पता है मैं एक्स वाई की वैल्यू किसकी फॉर्म में मान लूं, पैरामीट्रिक फॉर्म में मान लूं। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है बताओ, इसको इक्वेशन को मैं ठीक करके लिख दूं। सेंटर कितना है 3 और -2, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी है बताओ, रेडियस है बच्चों 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये होता है। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये लो मैं सही करके लिख देता हूं इसको, इसका होल स्क्वायर प्लस y + 2 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। फिर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट में इसको हम क्या मानते थे, x - 3/4 को क्या मानते हो आप, cos थीटा, और y + 2 अपॉन 4 को आप क्या मानते हो बच्चों, साइन थीटा, यही मानते हो। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो बस। x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 4 cos थीटा प्लस में 3, और y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 4 sin थीटा माइनस में 2। तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गई अपनी, 3x माइनस के 4y, तो यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा बताओ, 12 cos थीटा प्लस में 9 -4 इंटू वाई, 4 sin थीटा और माइनस में 2। तो ये कितना आ गया बताओ, 9 + 8 17 प्लस 12 cos थीटा और माइनस के कितने आ गए बच्चों, 16 sin थीटा। ठीक है, अब आप बस मेरे को ये बता दो इसकी रेंज क्या होती है। इसकी रेंज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको पता है ना, इसकी रेंज क्या होती है बच्चों, इसकी रेंज आपको पता है ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाली, तो रूट ऑफ है ना, रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर, नेगेटिव साइन, और यहाँ पे बच्चों क्या होता है, पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है। तो ये कितनी आ गई, 20 आ गई है ना, यानी कि इसकी जो रेंज आ गई वो कितनी आ गई, -20 से लेके +20। तो पूरी ई एक्सप्रेशन की रेंज क्या आ जाएगी, फिर आप मेरे को बताओ, 17 ऐड कर दो, तो ई बिलोंग्स टू -20 से +20 और 17 दोनों में क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो। तो ये आंसर कितना आ गया बताओ, -3 से लेके 37। अगर आपसे रेंज पूछी जाती तो ये आ गया, लेकिन आपसे कहा है इस रेंज में कितने इंटीजर्स है, तो बताओ -3 भी इंक्लूड है, -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 37 तक, ये कितने इंटीजर है बताओ बच्चों। एक बात बताओ, 3 तो ये रे, 37 ये रे, और एक खुद जीरो है ना, एक खुद जीरो है, तो ये कितने इंटीजर हो गए बच्चों, 41 इंटीजर्स। 41 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन था कि सर्कल के ऊपर एक्स वाई की वैल्यू पैरामीट्रिक फॉर्म में मान के इसके अंदर पुट कर दो, और फिर बच्चों इस एक्सप्रेशन की रेंज निकाल के और उसमें काउंट कर लो कितने इंटीजर लाई करते हैं। हर क्वेश्चन से आपको ना कुछ नई बात देखो सीखने को मिलेगी। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस सर्कल, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और कॉन्सेप्ट भी है ना। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल दिस एट द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल। इसका क्या मतलब है, देखो मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। ये एक सर्कल है बच्चों और ये एक लाइन है। ये कहता है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 2y = 4। ये ऐसे बोला गया अपने से कि ये जो लाइन है ना बच्चों, ये सर्कल को जहां जहां इंटरसेक्ट करती है, मान लो a और b पॉइंट पे इस लाइन ने सर्कल को क्या किया, इंटरसेक्ट किया,
वहां उन पॉइंट पे बच्चों आपने क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट। तो मतलब जैसे ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो आपने ए पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और बी पे किया तो बी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। आप मेरी बात का मतलब समझ गए? तो ये मैंने दो रफ टेंजेंट आपको बना के दिखा दी ए और बी पॉइंट के ऊपर। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट। तो ये जो दोनों टेंजेंट है ये आपस में कहां पे जाके मीट करेगी बच्चों, पी पे। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। उसके कोऑर्डिनेट को क्या मान लेता हूं, एच कोमा के। अब देखो एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा कर लो कि ये लाइन और सर्कल आपस में कहां कहां इंटरसेक्ट करते हैं, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, आप सुनते जाना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। ये दोनों पॉइंट निकल जाएंगे ए और बी, और आपको पता है बच्चों अगर पॉइंट भी मिल गया और सर्कल की इक्वेशन भी दे रखी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी ना, टी इक्वल टू 0 से। तो बच्चों पी ए की इक्वेशन निकल जाएगी, सेम इसी तरह से पी बी की इक्वेशन निकल जाएगी, और फिर पी ए और पी बी को आपस में सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। लेकिन बच्चों आप सोचना आसान है, ये तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन करके देखो, क्या पता इस एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी आ जाए इरेशनल रूट की फॉर्म में, है ना। तो वो मेथड अपने को फॉलो नहीं करना। अब एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बच्चों, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी लेक्चर के अंदर 4-5 क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है बच्चों, ए बी है ना। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, टेंजेंट सर्कल को जिन दो पॉइंट पे जाके मीट करती है उस लाइन सेगमेंट ए बी को क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं क्या करूंगा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन सबको लिखनी आती है, क्या होती है बच्चों, टी इक्वल टू 0। ये जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है ना बच्चों, ये मैं दो तरीके से लिखूंगा, एक तो टी इक्वल टू 0 के फॉर्मूले से, और एक मेरे को क्वेश्चन में ही तो दे रखी है। एक बात बताओ, ये तो लाइन है, पूरी लाइन की इक्वेशन ये है, तो ए बी की इक्वेशन भी तो यही होगी। तो ए बी की इक्वेशन बच्चों क्या है, एक तो मैं लिख लूंगा टी इक्वल टू 0, और एक क्वेश्चन में दे रखी है। तो दोनों इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ये आइडेंटिकल, और दोनों इक्वेशन अगर आइडेंटिकल है तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। बस यहां से एच के की वैल्यू आ जाएगी। तो आप मेरे को ये बता दो, इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगी। आप कहोगे सर टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 का फॉर्मूला आपको पता है। तो सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, एक्स इंटू x1, मतलब जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस वाई स्क्वायर को y इंटू y1 और माइनस 8, ये लिख दी। और ये इक्वेशन मैंने लिख दी, तो ये इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 8। अब आप बस मेरे को ये बता दो, क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, कि ये दोनों इक्वेशन बच्चों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। निकालने का तरीका अलग अलग है, बट लाइन तो क्या है, ये सेम है ना। तो ये दोनों लाइन क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब 1/h इक्वल टू 2/k इक्वल टू 4/8, यानी कि 1/2। तो बच्चों इन दोनों को इक्वेट करोगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इसका मतलब p पॉइंट क्या आ गया, 2,4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि अपने को क्या निकालना था, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकालने थे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं कि कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आप दो तरीके से लिख सकते हो, तो उन दोनों को इक्वेट करके, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आसानी से आ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पढ़ो इस क्वेश्चन को। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस। पी पॉइंट से बच्चों आपने इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब आगे मत पढ़ो क्वेश्चन को, बस मेरे कहने पे इतना पढ़ के और आप एक डायग्राम बनाओ। ये बच्चों मान लो बाहर मैं पी पॉइंट ले लेता हूं, और इस पी पॉइंट से आपने इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब सुनते जाना मेरी बात, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सेंटर बना लो, सेंटर से आपको पता है बच्चों क्या है, रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाके मीट करता है वो, ये। अब आप मेरे को ये बताना, ये पॉइंट मान लो है P, और ये पॉइंट है मान लो बच्चों जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और B, और ये सेंटर है। ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ना, PAOB, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, साइक्लिक। आप कहोगे सर आपको कैसे पता, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बच्चों छोटी क्लास में प्रॉपर्टी बताई जाती है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, साइक्लिक। ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये ऑपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। तो इनका सम अगर 180 है तो बच्चों इनका सम तो ऑटोमेटिकली 180 हो गया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो ये साइक्लिक है। साइक्लिक का क्या मतलब होता है, साइक्लिक का मतलब बच्चों यही तो होता है ना, कि ये जो चारों पॉइंट है इनसे एक सर्कल पक्का पास होगा। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, कि इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास होगा। तो मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास करवा रहा हूं मैं, इन चारों पॉइंट से। ये ग्रीन वाला सर्कल, ठीक है, ये इसी से पास होता है। तो ये ग्रीन वाला सर्कल क्या हो गया बच्चों, एक बात बताओ, ग्रीन सर्कल, ये मैं चलो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को भी ज्वाइन कर देता हूं। ये जो ग्रीन सर्कल है ये क्या कहलाएगा, ये बच्चों सरकम सर्कल कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा, सरकम सर्कल कहलाएगा, किसका, ऑफ ट्रायंगल PAP। सरकम सर्कल क्या होता है किसी ट्रायंगल का,
जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से क्या होता है, पास होता है, उसी को सर्कम सर्कल बोलते हैं। तो ये ग्रीन वाला सर्कल इस ट्रायंगल का क्या कहलाएगा, सर्कम सर्कल कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, एक दो और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी बात नोट कर लो। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, ये जो ग्रीन सर्कल की अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो ना, तो ये जो P से लेके O लाइन सेगमेंट है, ये इसका डायमीटर होगा PO विद डायमीटर विद डायमीटर PO। अब आप ये कहोगे सर ये आपको कैसे पता लगा कि डायमीटर है ये। एक बात बताओ बच्चों, छोटी क्लास में आप प्रॉपर्टी पढ़ते हो कि अगर ये एंगल मैं आपको ये बोल दूं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बताओ ए बी डायमीटर नहीं होगा। क्यों, सेमी सर्कल के अंदर ही तो 90 डिग्री बनता है ना। अगर मैं आपको कह दूं कि ये एंगल 90 डिग्री है क्या, नहीं, आप कहोगे सर नहीं है। क्यों, ये डायमीटर थोड़े है ये। अगर डायमीटर हो तभी बच्चों ये एंगल 90 होगा। तो ये एंगल अगर 90 है तो किसके एंड पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है, ये O और P को। तो यानी कि OP क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये 3 पॉइंट अपनी नोटबुक में लिख लो और अब ये क्वेश्चन सोल्व आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो। ये पॉइंट आपको दे रखा है 1,8। अच्छा ये सर्कल है तो इसका सेंटर तो मैं निकाल ही सकता हूं। कितना आ गया बताओ, 3,2। अब आपको क्या कह रखा है, दिस टच द सर्कल एट ए एंड बी, द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB। तो बच्चों ट्रायंगल PAB के सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो फिर अपना आंसर क्या होगा बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक ऐसे सर्कल की आपको इक्वेशन निकालनी है बच्चों जिसका ये क्या दे रखा है, आपको डायमीटर दे रखा है। ठीक है, P पॉइंट क्या है 1,8 और O पॉइंट क्या है बच्चों, इस सर्कल का सेंटर यानी कि कितना है 3,2। तो बताओ डायमेट्रिक फॉर्म के अंदर आप इस इक्वेशन की, सर्कल की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। क्या होती है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करके ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो बस इस क्वेश्चन को समझाने में मेरे को टाइम क्यों लगा, क्योंकि ये बच्चों क्या है, कॉन्सेप्ट है सारा का सारा, और वो मैंने आपको लिखवा दिया। बी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन के अंदर देखो, इसमें क्या कहा गया बच्चों, लोकस के क्वेश्चन बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इफ द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू दिस सर्कल सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। आप डायग्राम बनाओ फिर आपको समझ आएगा क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। ये एक सर्कल है, P पॉइंट से आपने बच्चों दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, क्योंकि दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तभी तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी ना। और ये जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनी है ना, मान लो ये वाली कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है बच्चों AB, ये सेंटर के ऊपर 90 डिग्री बनाती है। इसका क्या मतलब कि A और B को जब आप सेंटर से ज्वाइन करोगे ना, इसको और इसको, ये एंगल कितना बनेगा बच्चों, आपका 90 डिग्री बनेगा। समझ गए। तो आपको लोकस निकालना है किसका, P पॉइंट का। ये P पॉइंट था, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, H, K मान लेते हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये 90 है तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये डायग्राम आपको बनाना है हर क्वेश्चन में। अच्छा ये आपको पता है ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये 90 है तो ये एंगल कितना हो गया छोटा, बताओ, ये एंगल हो गया 45, और ये तो 90 होता है, ये आपको पता है ना, रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है ए पॉइंट पे। अब आप ये बताओ, ये भी 45 है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली 45 बन गया। सुनते जाना मेरी बात, मैं ज्योमेट्री का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करूंगा ऐसे ऐसे। ये 45। अब एक ट्रायंगल के अंदर बच्चों अगर दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल। इसकी रेडियस कितनी है बताओ, ए, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, ए। तो रेडियस अगर ये ए है तो 45 के सामने ए है, तो बच्चों ये वाला 45 जो एंगल है इसके सामने भी तो ये साइड ए होगी। तो अगर एक ट्रायंगल की दो साइड बच्चों ए है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये साइड तो आपको पता है ना डायरेक्ट कितनी होगी, √2a होगी। तो ये साइड कितनी होगी बच्चों, √2a होगी। तो बस आप क्वेश्चन खत्म। मेरे को HK का लोकस निकालना है, तो बताओ O से लेके P की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, √2 इंटू ए। तो OP स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2a स्क्वायर। और बस OP स्क्वायर तो अपने को निकालना आता ही है। ये सेंटर कितना है बताओ इसका, 0 0। तो ये कितना आ जाएगा, H स्क्वायर प्लस में K स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी कि H को रिप्लेस कर दो X से और K को रिप्लेस कर दो Y से। और यही बच्चों अपने इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। और आपको खुद पता है बच्चों, अगर ये दो टेंजेंट आपस में बच्चों क्या है, ये देखो ये एंगल अगर 90 है, मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूं। अब एक बच्चा तो पूरे क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेगा, दूसरा बच्चा जो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन जानता है, कॉन्सेप्ट जानता है, वो कह देगा सर आपने ये बोला हुआ है कि ये एंगल दो तो 90 होते ही होते हैं, और ये भी 90 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये भी तो 90 हो गया। तो दो टेंजेंट अगर 90 डिग्री पे मीट करती है, समझ लो बच्चों, दो टेंजेंट अगर 90 डिग्री पे मीट करती है तो उस पॉइंट का लोकस क्या होता है, हमेशा लोकस ऑफ P इज डायरेक्टर सर्कल है ना, उसकी जो इक्वेशन निकल के आती है वो एक डायरेक्टर सर्कल निकल के आएगी। ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है बच्चों, डायरेक्टर सर्कल है। और डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों एक अलग वीडियो में समझा रखा है डायरेक्टर सर्कल का, है ना। डायरेक्टर सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर तो सेम होता है,
सेंटर तो यही होता है ना, कितना 0 0, लेकिन इसकी जो रेडियस है ना, इसकी रेडियस कितनी है बोलो a, तो इसकी रेडियस क्या हो जाती है √2 टाइम्स हो जाती है। डायरेक्टर सर्कल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर गिवन सर्कल की रेडियस a है तो जो उस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल होगा उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, उसका √2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर पता होता आपको तो डायरेक्ट ही आप ये कह देते कि सर x² + y² इक्वल टू, ये रेडियस a है तो ये कितनी हो जाएगी √2a और इसका स्क्वायर, बस एक लाइन के अंदर बच्चों क्वेश्चन का आंसर आ जाता। जैसे ही मैं ये देखूंगा ना कि ये जो a और b, ए बी जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है ये सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, ये 90 है तो ये भी बच्चों कितना हो गया 90 हो गया, तो इसका मतलब ये जो p पॉइंट का लोकस है वो क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल होगा। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर ये 90 की बजाय कुछ और दे दे क्वेश्चन में तो फिर तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा ना। जैसे मान लो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर ये 90 की जगह, देखना आप ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल बच्चों 90 की बजाय आपको 60 दे दिया जाए, अगर ये 60 है तो फिर ये पूरा एंगल कितना हो गया बच्चों 120, अगर ये 120 है तो ऊपर वाला कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया 30, ये 90, तो फिर आप बच्चों इसके अंदर क्या है फिर से वो पाइथागोरस लगा लोगे, या 30 के सामने 60 के सामने जो मैंने आपको रूल बता रखा है हाइट एंड डिस्टेंसेस के अंदर आप वो रूल लगा लो। तो मेरे कहने का मतलब ये है ये एंगल अगर 90 दिया हो तो डायरेक्टर सर्कल डायरेक्ट लगा दो, बट अगर 90 के अलावा कुछ और एंगल दिया होगा फिर तो डायरेक्टर सर्कल नहीं लगेगा ना। फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से अपने जाएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन में कराऊंगा आपको इसी लेक्चर के अंदर। अब ये 10th क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन टू दिस सर्कल। बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है, कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, देखो ये एक सर्कल बना लो आप और इस पॉइंट से तो क्या कर लो टेंजेंट ड्रॉ कर लो। जब भी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम आ जाए इसका मतलब किसी एक्सटीरियर पॉइंट से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की है और तभी तो वो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगी, और इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। ये बच्चों क्या है इसका मिड पॉइंट है, ध्यान से सुनते रहना एक एक बात, ठीक है। मिड पॉइंट का क्या निकालना है अपने को, लोकस निकालना है। और जो पॉइंट है ना बच्चों ये एक्सटीरियर पॉइंट पी, अब की बार ये क्वेश्चन में क्या कह रखा है देखो, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स, अब जो दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है कहां से ड्रॉ की गई है, फ्रॉम द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन, मतलब ये जो पी पॉइंट है ना बच्चों ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है ना, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। तो अब की बार इसको एच के ना मानना क्योंकि एच के हम उस पॉइंट को मानेंगे जिसका लोकस निकालना है। लोकस किसका निकालना है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के मिड पॉइंट का। तो इस पॉइंट को बच्चों क्या है एक बार अल्फा बीटा मान लो। अब इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा क्या है बचाओ, वेरिएबल है, और हमें लोकस की इक्वेशन निकालने के लिए वेरिएबल को क्या करना होता है बच्चों, डिलीट करना होता है लास्ट तक ना, रिमूव कर देंगे हम इसको, एलिमिनेट कर देंगे। तो वो कैसे एलिमिनेट करेंगे, अल्फा बीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो इस लाइन के अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि बच्चों पी पॉइंट इसको सेटिस्फाई तो करता है ना, इस लाइन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, बस वहां से लोकस आ जाएगा। बस अब आप मेरे को बता दो क्या क्या आप इसमें करना चाहते हो। मैंने हमेशा आपको बात बताई बच्चों, ए बी की इक्वेशन को, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, राइट ए बी इन टू फॉर्म्स। ए बी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन को दो फॉर्म में लिख दो, एक तो टी इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दो, क्योंकि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है इक्वेशन। एक बच्चों आपको फॉर्मूला पता है ना, किसी भी ऐसी कोड की इक्वेशन लिखनी हो पूरे कोनिक सेक्शन में, चाहे वो पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स सर्कल कुछ भी हो, जिसका मिड पॉइंट गिवन हो, है ना, इक्वेशन ऑफ कोड whose midpoint is given, whose midpoint is given, उसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, t इक्वल टू एस वन। सारे फॉर्मूले आपको याद है, मिड पॉइंट दे रखे हो तो t इक्वल टू एस वन, और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखनी हो तो t इक्वल टू 0, और इन दोनों को क्या कर देना बस इक्वेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, लोकस आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। अब आप मेरे को बताओ, तो इक्वेशन ऑफ ए बी को मैं लिख रहा हूँ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के हिसाब से, है ना, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है t इक्वल टू 0, मतलब इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में लिखोगे, क्योंकि बच्चों t इक्वल टू 0 में कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट ये रेफरेंस पॉइंट क्या है बच्चों आपका p होगा, ठीक है। तो ये सर्कल की इक्वेशन है, तो इसके अंदर इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 बताओ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर को लिखोगे x इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को लिखोगे y इंटू वाई वन इक्वल टू क्या है 9। बताओ एक इक्वेशन आ गई। अब एक बार और लिखो, इक्वेशन ऑफ ए बी जिसका मिड पॉइंट कितना है बच्चों, इसका मिड पॉइंट कितना है h कोमा के, तो मिड पॉइंट से बच्चों इक्वेशन लिखने के लिए t इक्वल टू एस वन, टी इक्वल टू क्या s1, तो t क्या होता है बच्चों, इस पॉइंट को पुट करेंगे ना इसके अंदर, t कैसे निकालते हैं, अब इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में निकालना है, मिड पॉइंट की रिस्पेक्ट में t, तो h एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे x इंटू एच, वाई स्क्वायर को लिखोगे बच्चों y इंटू के, और माइनस में 9, और S1 क्या होता है, ये m पॉइंट बच्चों इसके अंदर डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो यानी कि एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस में 9, -9 दोनों तरफ से बच्चों काट दो, तो एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। बस आप मेरे को ये बता दो, क्या आपको पता लग गया क्या कि ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बच्चों क्या है, दोनों की दोनों आइडेंटिकल है, तो मैं क्या लिख दूं 1 and 2
आर आइडेंटिकल, क्योंकि ये एक ही लाइन की तो इक्वेशन है। अगर आइडेंटिकल है तो मतलब इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ऊपर बच्चों अल्फा है, नीचे एच है, एक्स का कोफिशिएंट है ना, ऊपर बीटा नीचे के, ऊपर 9 नीचे एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। तो यहाँ से बस क्या निकाल लो आप, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा बताओ, इसको इससे इक्वेट कर रहा हूँ मैं, तो अल्फा 9h बाई एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर आ गया क्या। और यहाँ से बच्चों बीटा क्या आगा, इन दोनों को इक्वेट करके बीटा 9k अपॉन एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। अब आप मेरे को बस ये बता दो अल्फा बीटा को कैसे एलिमिनेट करोगे। अल्फा बीटा जो पॉइंट P था वो कहाँ पे लाई करता है, इस लाइन के ऊपर लाई करता है। 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। तो यहाँ से अल्फा बीटा यानी कि 4x की जगह लिख दो अल्फा और y की जगह क्या लिख दो, बीटा। 4 इंटू अल्फा, अल्फा कितना बच्चों 9h अपॉन एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर, और माइनस 5 इंटू 9k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 20। ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब बस डायरेक्ट क्या कर दो आप, एच के को रिप्लेस कर दो एक्स कोमा वाई से। तो एच की जगह ये लिखोगे तो एलसीएम ले लो डायरेक्ट ही, 45y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। तो इक्वेशन क्या आ गया बताओ, 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 36x माइनस 45y। इसको बच्चों इधर शिफ्ट कर लेना तो अपने लोकस की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आएगी। बहुत शानदार क्वेश्चन था, मैंने बिल्कुल आसानी से देखो बता दिया बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करेंगे कि क्वेश्चन तो एक होगा लेकिन उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होंगे बच्चों, बहुत ज्यादा होंगे। इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या सीखने को मिला, देखो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं सर, लोकस का क्वेश्चन तो ये है ही, और फिर किसी कोड का अगर मिड पॉइंट दे रखे हो तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फिर आपको कॉन्सेप्ट पता लग गया कि एक ही लाइन की इक्वेशन को दो तरीके से लिख के उसको इक्वेट कैसे करते हैं, और फिर अल्फा बीटा को एलिमिनेट कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना। तो एलिमिनेट कैसे करोगे, जो भी अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी बच्चों वो इस इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की जगह पुट कर देना, क्योंकि ये पी पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, इस लाइन के ऊपर ही तो लाई करता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया बच्चों, एक ट्रायंगल के आपको तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, आपको डिस्टेंस बतानी है इसके ऑर्थो सेंटर और इसके सेंट्रोइड के बीच में। बच्चों आपको ये बात पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना हो, सेंट्रोइड तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, निकाल दूंगा। ऑर्थो सेंटर की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले ये चेक करो कि कहीं ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल तो ना हो, कहीं ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल तो ना हो, क्योंकि अगर राइट ट्रायंगल होगी ना बच्चों तो मजा ही आ जाएगा अपने को, है ना। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ इसको, नहीं तो फिर अपना ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालने वाला बेसिक मेथड तो आपको पता ही है, 5,2। तो एक बार स्लोप निकालना बच्चों, ए बी का स्लोप निकाल लो, कितना आ गया बताओ, -2 -1 और 2 + 2 यानी कि -3/4 आ गया। अच्छा ए सी का स्लोप निकाल लो, तीनों के स्लोप निकाल लो। ए सी का स्लोप निकालना -2 और 2 -5 यानी -4/3 4/3। बच्चों मजा ही आ गया। देखो इन दोनों स्लोप की प्रोडक्ट, इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट कितनी है, -1। तो इसका मतलब ए बी और ए सी बच्चों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो मतलब ये एंगल कितना हो गया बताओ, 90 हो गया। और एक राइट ट्रायंगल में आपको पता है बच्चों, जिस एंगल के ऊपर, जिस वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री बनता है वही क्या होता है आपका ऑर्थो सेंटर होता है। ये क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। तो ऑर्थो सेंटर तो निकल गया डायरेक्ट, कितना 2, -2। अब बच्चों मेरे को सेंट्रोइड बता दो। सेंट्रोइड तो 10th क्लास में भी आता है ना। सेंट्रोइड क्या होता है, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, तो 2 - 2 + 5 5 आ गया। और तीनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 2 - 2 कट गया 1 1/3। तो आपको निकालनी क्या है बच्चों, इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। ये है मान लो a और ये है क्या है बच्चों b। तो a और b के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा बताओ, 2 - 5/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया बताओ, 6 में से 5 गया 1 1/3 का स्क्वायर, और ये 7/3 यानी कि 49/9। तो ये कितना आ गया बताओ, √50/9। तो √50 को लिख दो आप कितना, ऊपर √50 लिख दो, नीचे 3 लिख दो, 5√2 लिख दो, 5√2/3। एक बार देखो 5√2/3, ये मैंने कुछ मिस्टेक करी। ऑर्थो सेंटर तो क्या आ गया, ये ए बी और ए सी निकाला था ना मैंने, -3/4 4/3, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। ऑर्थो सेंटर तो हो गया 2, -2 और सेंट्रोइड 2 -2 0 5 5/3, ठीक है। और इन तीनों को ऐड करोगे तो ये क्या होगा आपका 1 1/3, ठीक है। तो इनकी डिस्टेंस निकालना, 2 - 5/3 और 1/3 प्लस में 2, 6 6 + 1 7 7/3 यानी 49/9। और ये कितना आ गया, 6 में से 5 गया 1 1/3 का स्क्वायर। तो ये ठीक है अपना 1/3। तो मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के, क्योंकि मैंने जो आंसर इसका लिख रखा है ना, मेरे को याद है वो कुछ दूसरा लिखा था, लेकिन मैंने ये इस हिसाब से ठीक भी है। ऑर्थो सेंटर तो ये आ गया अपना,
और सेंट्रोइड ये आ गई। सेंट्रोइड एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, 2 और ये 2 से कट गया है ना, 5/3 -2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बच गया कितना 1/3। तो 2 - 2 की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकालोगे तो यही आएगी क्या, 2 - 5/3 और 1/3 प्लस में 2, 2 3 जा 6 प्लस 7, 7/3 49/9। इसका स्क्वायर करोगे और ये कितनी आ जाएगी, 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 1/9, 50/9 यानी कि 5√2/3। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी कोई मिस्टेक हो तो उस चीज के लिए बच्चों सॉरी, आप चेक कर लेना। बाकी मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और तो सेंटर मैंने निकाल दिया, सेंट्रोइड मैंने निकाल दी, बस उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म। इसके अंदर कोई नई बात और है ही नहीं। उसके बाद ये देखो बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कहता है, एक रोड है ए बी जिसका नाम है, उसकी लेंथ है 12, वो स्लाइड करती है बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, है ना, वही स्लाइड करती है, मतलब एक सीढ़ी है, जैसे आपने एक फर्श के ऊपर उसका एक सिरा है और एक आपकी दीवार के ऊपर है, ये स्लाइड कर रही है। स्लाइड कर रही है तो बच्चों कभी ये ऐसी होगी, कभी ये ऐसी होगी, कभी ऐसी होगी, इस तरह से, है ना। तो ये आपको इस तरीके से ये रोड स्लाइड कर रही है जिसकी लेंथ कितनी है, 2L है। अब आपको लोकस बताना है बच्चों इस ट्रायंगल का। जैसे ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, रोड लेंथ कितनी थी बच्चों, ए बी थी ना, और ये पॉइंट मान लो ओ है। इसके एक तो सर्कम सेंटर का लोकस बताना है और एक सेंट्रोइड का लोकस बताना है। एक बात बताओ बच्चों, मैंने अभी आपको क्या बताई थी कि अगर आप जैसे ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे नहीं रखी है ना, इसको ए मान लो एक बार और इसको क्या मान लो, बी मान लो, तो आपको पता है ये पॉइंट हो गया a,0 और ये पॉइंट हो गया 0,b। तो इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर क्या होगा, सर्कम सेंटर आपको पता है ना हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट। ये क्या होता है बच्चों, सर्कम सेंटर। और राइट ट्रायंगल में सर्कम सेंटर क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। और इसका आपको लोकस निकालना है, क्या निकालना है इसका लोकस। तो इसको क्या मान लो आप, h कोमा k मान लो, क्या मान लो बच्चों, h कोमा k मान लो, ठीक है। तो अब आप मेरे को बता दो, h कोमा k मान लिया आपने सर्कम सेंटर को, तो ये तो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो a/2 और b/2। तो यहाँ से अपने को a और b को एलिमिनेट करना है क्वेश्चन से, है ना। a की वैल्यू क्या आ गई 2h और b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2k। अब आप मेरे को बताओ a और b को कैसे खत्म करोगे। एक बच्चे ने कहा कि सर अब इसके अंदर राइट ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन ट्रायंगल POA बाय पाइथागोरस थ्योरम a² + b²। अच्छा, ये पूरी लेंथ क्या दे रखी है आपको, 12 दे रखी है ना, तो 12 का होल स्क्वायर यानी कि 4L²। a की जगह कितना रख दो बच्चों 2h, तो ये कितना आ जाएगा 4h², ये 4k² इक्वल टू 4L²। तो बच्चों लोकस की इक्वेशन क्या आ गई, x² + y² इक्वल टू L²। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन था, इजीली मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में बच्चों सेंट्रोइड का लोकस निकालना है, कोई बात नहीं, सेंट्रोइड निकाल दो इसकी, वही क्वेश्चन सेम है। अब की बार क्या निकाल दो, सेंट्रोइड निकाल दो, है ना, 0,b और ये क्या है 0,0। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को अब की बार क्या मान लो आप, एच के मान लो। तो बताओ एच के कोऑर्डिनेट अब की बार क्या आ जाएंगे, ये सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड क्या होती है, तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करो, वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करो। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3h और बी की वैल्यू कितनी आ गई 3k। अब ए और बी को फिर से कैसे रिमूव करोगे, वही पाइथागोरस थ्योरम, ये ए है ये बी है और ये टोटल कितनी है 12 है। तो a² + b² इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 4L²। तो a² कितना आ जाएगा बताओ 9h² और ये कितना आ जाएगा 9y² इक्वल टू 4L²। तो यानी कि 9 इंटू x² + y² इक्वल टू 4L²। ये बच्चों सेंट्रोइड का लोकस आ गया, ठीक है। तो दोनों के दोनों लोकस मैंने आपको निकाल के दिखा दिए, सर्कम सेंटर का भी और सेंट्रोइड का भी। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए कोई फिक्स्ड पॉइंट है और एक वेरिएबल पॉइंट है बी जो इस ऐसे एक कर्व पे लाई करता है जिसका इक्वेशन ये दे रखी है। मतलब कि ये सर्कल है, इसका मतलब ये है बच्चों एक पॉइंट तो इस सर्कल के ऊपर है, बी पॉइंट तो, और ए बच्चों ये फिक्स्ड पॉइंट है। आपको ए बी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो बस क्या है, आप पहले तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो ना। बी पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, सर्कल के ऊपर, और सर्कल के ऊपर बच्चों आपको पता है पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर r cos थीटा r sin थीटा, है ना। सेंटर तो 0 0 है ही, r कितनी है 2, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों 2 cos थीटा 2 sin थीटा। अब आपके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। इसके मिड पॉइंट को क्या मान लो आप h कोमा के, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h कोमा के मान लो। तो बस इस h और k की वैल्यू निकाल लो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके। तो क्या हो जाएगा बताओ 2 cos थीटा + 1/2 और बच्चों अब 2 sin थीटा + 2/2 ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अब साइन थीटा और थीटा को एलिमिनेट करना है आपको, है ना। क्वेश्चन में थीटा क्या है यहाँ पे वेरिएबल, तो थीटा को कैसे एलिमिनेट करोगे, यहाँ से बच्चों साइन थीटा कोस थीटा निकाल के स्क्वायर करके ऐड कर दो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो एच की वैल्यू क्या आ गई बताओ 2 cos थीटा + 1/2। तो यानी कि कोस थीटा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं मैं, कितना आएगा 2h - 1/2 और यहाँ से बच्चों 2 से 2 तो काट ही दो, k कितना आ जाएगा बताओ साइन थीटा प्लस में 1। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ k माइनस में 1 और दोनों को बच्चों स्क्वायर करके क्या कर दो ऐड कर दो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2h - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस
k माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। तो बस लोकस निकालना है तो क्या कर दो, h की जगह x रिप्लेस कर दो और y k की जगह बच्चों क्या है y। और यही अपने इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाओ 14th क्वेश्चन में। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। एक स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट से पास होती है इज सच दैट द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ए। तो यानी कि कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि आप डायग्राम बनाओ। देखो ये एक लाइन है, ये ए पॉइंट बच्चों क्या है, ए पॉइंट से पास होती है और इस तरह से ये लाइन बनी हुई है कि जो इस लाइन का जो इंटरसेप्ट है ना बिटवीन द एक्सिस, मतलब ये पी से लेके क्यू, ये ए पॉइंट पे क्या होता है बाइसेक्टेड होता है। इसका मतलब बच्चों ए पॉइंट क्या दे रखा है अपने को, मिड पॉइंट दे रखा है। ए क्या है इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है पी क्यू का, ठीक है। तो आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों बताओ आप मेरे को, ये डिस्टेंस ए मान लो, ये डिस्टेंस बी, तो ये पॉइंट क्या हो गया ए कोमा 0, ये पॉइंट क्या हो गया 0 कोमा बी। तो फिर बताओ आप मेरे को ए और बी की वैल्यू तो निकालनी है। तो 3 4 मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये क्या है a/2 और b/2 की वैल्यू है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 और b की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो इक्वेशन क्या होती है बताओ, इंटरसेप्ट फॉर्म में x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। 24 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस में 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। ये अपने इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। 15 क्वेश्चन में देखो क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको पता लगेगा, है ना। ये लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये इंटरसेक्ट करती है बच्चों, ये दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट करती है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको ए की वैल्यू बतानी है, मतलब ए क्या पॉसिबल इंटरवल आपको बता रहे हैं बच्चों। ए ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप 10th क्लास की तरह निकाल लो, है ना, दोनों को आपस में सोल्व करके। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों पॉजिटिव होगी। दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। आप मेरी बात से मतलब समझ गए। तो पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू है मोड ए और ए एक्स माइनस वाई इक्वल टू है बच्चों 1। ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को ऐड कर दूं। ऐड करने से देखो वाई कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आ गया बताओ, ए एक्स प्लस में एक्स इक्वल टू 1 प्लस में मोड ए। यहाँ से एक्स कॉमन ले लो बच्चों, यहाँ से एक्स कॉमन लोगे तो मुझे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये तो आ गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, देखो ना फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है मोड ए है, तो वाई क्या आ जाएगा बच्चों मोड ए माइनस में एक्स, एक्स की वैल्यू डाल दो। एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस में मोड ए बाय ए प्लस में 1। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो एलसीएम लेके, ए प्लस 1 ए से करोगे तो क्या आ जाएगा ए मोड ए प्लस मोड ए और -1 माइनस मोड ए कट गया तो क्या आ गया ए इंटू मोड ए -1 अपॉन ए प्लस 1। तो बच्चों मैंने एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई बताओ आप मेरे को, इसकी वैल्यू तो आ गई अपनी 1 प्लस मोड ए अपॉन ए प्लस 1 और ये क्या आई थी ए मोड ए -1 अपॉन ए प्लस 1, या कि ना, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि 1 प्लस मोड ए अपॉन ए प्लस 1, इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और बच्चों इसकी वैल्यू भी 0 से क्या होनी चाहिए बड़ी, दोनों की दोनों वैल्यू 0 से बड़ी कर दो। अच्छा अब बताओ, ये तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। एक बात बताओ बच्चों, 1 प्लस मोड ए तो हमेशा 0 से बड़ा होता ही है, क्योंकि ए तक कुछ भी हो उसका मोड क्या है बच्चों नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और उसमें 1 जोड़ दोगे तो ये 0 से बड़ी है। तो ये क्वांटिटी तो हमेशा क्या होगी बच्चों पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्वांटिटी को इनइक्वालिटी में हम पता है आपको क्या है इग्नोर कर देते हैं। तो ए प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई 0 से बड़ी, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई -1 से बड़ी। अच्छा अब इस सेकंड वाली में देखो, एक बात बताओ, a प्लस 1 तो आप पहले ही कर चुके हो कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो a प्लस 1 अगर पॉजिटिव है बच्चों, ये पॉजिटिव है तो इसको क्या कर दो इग्नोर कर दो, तो फिर इसको बस एक्सेप्ट कर लो। a मोड a -1 0 से बढ़ा दो, a मोड a ग्रेटर देन होना चाहिए बच्चों 1 से, ग्रेटर देन 1। अब मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, यहाँ पे a की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, बस आप इस चीज के बारे में डिस्कशन कर लो। a की वैल्यू क्या नेगेटिव हो सकती है या हमेशा पॉजिटिव होगी। एक बात बताओ, a इंटू मोड a 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर a नेगेटिव है, मान लो मैंने a को -0.5 ले लिया, तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो जाएगी, क्योंकि बच्चों ये नेगेटिव और इसका मोड पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों a पॉजिटिव है, a क्या है पॉजिटिव है, और a अगर पॉजिटिव है तो उसका मोड कैसे खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ ही खुल जाएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 से बड़ी, तो यानी कि a -1 इंटू a प्लस 1, 1 से 0 से बड़ा फैक्टर बना दिए, वे भी करो से -1 प्लस 1, तो वे भी करो बच्चों आप जानते ही हो। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, या तो 1 से बड़ी या -1 से छोटी, बट -1 से तो बड़ी है, -1 से क्या है बच्चों बड़ी है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ
ये आएगा ना। तो इसका मतलब फाइनल आंसर अपना क्या आ गया, ए की वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए बच्चों, बड़ी होनी चाहिए। ए क्या होना चाहिए, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया अपना, ए बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। उसके बाद ये इन सेंटर निकालने का बच्चों आपको फॉर्मूला पता ही है। ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको। एक ट्रायंगल के देखो क्या दे रखा है, इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, सिर्फ इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों साइड्स के, यानी ट्रायंगल के डायरेक्ट वर्टिसेस ना देके इनके मिड पॉइंट के वर्टिसेस आपको दे दिए। और आपको पता है ना, अगर मिड पॉइंट के वर्टिसेस आपको मालूम हो और ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हो तो बच्चों क्या तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता तो आज सीख जाओगे वो भी आप, है ना। इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, वो कई बच्चे 6 इक्वेशन बनाते हैं, इसको मानेंगे x1 y1 x2, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर आपको मान लो, अच्छा ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है। मैं वैसे बता देता हूँ ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, ये पी क्यू आर मान लो, है ना। पी की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, आर लिख देता हूँ। तो बच्चों अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट निकालने हो ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, पी और क्यू को तो ऐड कर दो, और इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो पी प्लस आर में से क्यू क्या कर दो, माइनस, यानी कि 0 1 में ऐड कर दो 1 0, और इसमें से 1 1 क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया बताओ, 0 0 आ गया क्या, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0 0। अच्छा ऐसे ही अब क्या निकाल दो, बी। बी निकालना हो तो बच्चों बी के जो साथ में है पी और क्यू, उनको तो क्या कर दो ऐड, और जो इसके बिल्कुल सामने है बी के, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो पी और क्यू यानी कि 0 1 प्लस 1 1 माइनस 1 0, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ही बच्चों सी निकालना हो तो सी के साथ में कौन से है बताओ, क्यू और आर। क्यू और आर को तो प्लस कर दो और पी को क्या कर दो, माइनस। तो 1 1 प्लस 1 0 और माइनस 0 1, तो क्या आएगा फिर, ये 0 आ गया क्या, 1 प्लस 1 2 2 आ गया, है ना। और ये 1 माइनस 1 ये 0 आ गया। तो ये तीनों के तीनों बच्चों क्या आगे, वर्टिसेस आगे। और अब आपको क्या निकालना है, इसका इन सेंटर निकालना है। तो बताओ इन सेंटर तो आप निकाल ही लोगे ना, ये कितना है अपना 0 2, और ये कितना है बच्चों 2 0। तो अब आप मेरे को तीनों लेंथ बता दो। ए बी, ये जो ए लेंथ होती है ए के सामने, ये कितनी है, 0 2 2 और 2 2 √2 आ गई क्या। ऐसे ही बच्चों बी के सामने बी लेंथ बता दो आप मेरे को, 0 0 और 2 0 की लेंथ 2, और 0 0 और 0 2 की लेंथ भी कितनी आ गई, 2। तो ये तीनों की तीनों मैंने लेंथ निकाल दी। और ये बच्चों क्या है, पॉइंट x1 y1, ये क्या होता है x2 y2, और ये क्या होता है बच्चों x3 y3। तो इन सेंटर का मेरे को सिर्फ क्या निकालना है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, सिर्फ इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c इंटू, सॉरी ये नहीं, a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। मेरे को y कोऑर्डिनेट से कोई मतलब है नहीं, तो a b c की वैल्यू पुट कर दो पहले। तो देखो a कितना है 2 √2, b कितना है बच्चों 2, और c कितना है 2। इस 2 √2 की मल्टीप्लाई करो किससे, x1 से, और वो तो क्या है 0 है, प्लस 2 की मल्टीप्लाई देखो b इंटू x2, x2 कितना है बताओ 0, ये भी 0, और प्लस c इंटू x3 यानी कि कितना 2, और नीचे बच्चों a प्लस b प्लस c करोगे तो 2 प्लस 2 प्लस में क्या आ जाएगा 2 √2। ये अपने x कोऑर्डिनेट का पॉइंट आ गया, है ना, x कोऑर्डिनेट आ गया। मतलब ये कितना आ गया फिर बताओ, 4/4 प्लस में 2 √2 आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, ऊपर से 2 कॉमन लेके काट दो, 2 प्लस में √2 आ गया, यानी कि 2 अपॉन √2 प्लस में 2। तो इसको रैशनलाइज करके बस सिंप्लीफाई कर लो, √2 माइनस 2। तो ये तो बच्चों √2 माइनस 2, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कट ही जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, √2 माइनस 2, √2 माइनस 2 आएगा क्या, √2 माइनस 2, √2 माइनस 2, ये माइनस 2, 2 माइनस √2 आएगा, है ना, सॉरी मैंने डायरेक्ट काट दिया। ये नीचे मल्टीप्लाई क्या आएगी, -1 आएगी ना। तो 2 माइनस √2 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर आ जाएगा 2 माइनस √2, ऑप्शन नंबर बी आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहता है, बहुत बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन एक है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को इससे मिलेगा। इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर दिस एंड दिस। आप ट्रायंगल बना लो, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप डायग्राम बनाओगे ना, उससे आपकी चीजें क्लियर होगी बच्चों। एक साइड है ए बी और एक साइड है बच्चों ए सी, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन दे रखी है आपको। मतलब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पता है क्या कहलाता है, सर्कम सेंटर कहलाता है ना। तो अगर आपको सर्कम सेंटर की इक्वेशन पूछ ली जाए ना, तो बस इन दोनों लाइनों को सोल्व करके और आंसर लिख दो सीधा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पूछा नहीं गया है। ए के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, आपको निकालनी क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ बीसी निकालनी है।
एक बात बताओ आप मेरे को, एक एक चीज का रिप्लाई करते जाना। अगर मैं आपको बी के कोऑर्डिनेट बता दूं और सी के भी कोऑर्डिनेट बता दूं तो इक्वेशन तो लिख लोगे ना। अब मेरा टारगेट क्या है, सिर्फ बी और सी के कोऑर्डिनेट निकालना। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एक तो ये एंगल दोनों 90 डिग्री है ना, और एक ये एम और एन क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। एम और एन क्या है, मिड पॉइंट्स है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डेफिनेशन ये होती है। तो एक बात बता दो, आप इस डायग्राम को देख के क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो बी पॉइंट है ये तो इमेज है बच्चों, इमेज है किसकी, पॉइंट ए की, किस लाइन में, x माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस वाई प्लस फाइव। भाई इमेज का मतलब क्या होता है, ये ए है और ये ए डैश है, तो बच्चों ये जो लाइन है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए और ये मिड पॉइंट भी होना चाहिए, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। तो फिर आप मेरे को ये बता दो, क्या मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता? मैं क्या निकालना चाहता हूँ बच्चों, इमेज निकालना चाहता हूँ, है ना। इमेज ऑफ पॉइंट ए किस लाइन में, एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और ए पॉइंट क्या है, वन कोमा माइनस टू। तो इमेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो, क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन यानी कि वन इक्वल टू वाई माइनस माइनस प्लस, और नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, एक्स और वाई के कोफिशिएंट इस लाइन में। इमेज में आपको पता है यहाँ माइनस टू आता है, और पॉइंट को लाइन के अंदर पुट करते हैं, वन प्लस टू प्लस फाइव, और नीचे बच्चों इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये टू से टू कट गया, ये माइनस एट आ गया। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस के सेवन, और y की वैल्यू 8 माइनस टू कितनी आ गई, 6। इसका मतलब बच्चों मैं ये कह रहा हूँ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए कितने, माइनस सेवन कोमा सिक्स। इमेज वाले मेथड से मैंने बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली आप मेरे को बता दो, सी जो है वो इमेज है, सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, वो इमेज है बच्चों ए की, किसमें, दूसरी वाली लाइन में, है ना, x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, और ए के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, वन कोमा माइनस टू। तो इमेज फिर से निकाल दूं मैं इसकी, ए की इस लाइन के अंदर, तो x माइनस वन, वाई माइनस माइनस प्लस एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट माइनस टू, इस पॉइंट को पुट करो, वन माइनस के कितने आ जाएंगे, फोर बाय वन प्लस फोर, तो यानी कि कितना आ गया ये बताओ, माइनस टू इंटू माइनस थ्री बाय फाइव, यानी सिक्स बाय फाइव। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, सिक्स बाय फाइव प्लस वन यानी कि 11 बाय फाइव, और y प्लस टू की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 12 बाय फाइव। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 बाय फाइव में से टू क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी कि 2 बाय फाइव। तो c के कोऑर्डिनेट आ गए, c कितना आ गया बच्चों, 11 बाय फाइव और 2 बाय फाइव। तो अब तो आप मेरे को ये बता दो बस, bc की क्या निकालनी है आपको, इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ bc। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने आपको निकाल के दिखाए थे, सी के निकाल के मैंने आपको दिखा दिए। बी क्या आया था बच्चों, माइनस सेवन कोमा सिक्स, और सी पॉइंट क्या आ गया, सी पॉइंट आ गया 11 बाय फाइव और 2 बाय फाइव। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों सोल्व करेंगे ना, तभी जाके आप ये कहोगे कि आप रियल में मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जेई के लिए, है ना। पीसी की इक्वेशन बता दो, इक्वेशन ऑफ पीसी, वाई माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, और क्या लिख दो साथ में, स्लोप लिख दो। स्लोप के लिए क्या कर दो बच्चों, 2 बाय फाइव में से 6 माइनस कर दो, और 11 बाय फाइव प्लस क्या कर दो 7, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस 30 और 11 प्लस 35, एक्स प्लस में 7, तो 28 बाय 46 माइनस के 14 बाय 23 लिख दूं क्या इसको, और बस अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 23 से इस साइड मल्टीप्लाई करोगे और 14 से करोगे, सबको एक तरफ ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा, 14x प्लस 23y, और ये 138 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या, ये क्या था, माइनस था, है ना, ये माइनस था, तो 138 माइनस 98 यानी कि 40। ये अपने क्वेश्चन का बच्चों क्या है, फाइनल आंसर है। आप चेक भी कर सकते हो, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के देख लो, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना। 23 इंटू वाई इक्वल टू 40 आ रहा है, देख लो, 138 में से 98 माइनस करोगे, यस 40 आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन अपनी ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से आपको क्या पता लगा बच्चों, सिर्फ डायग्राम बनाने से मेरे को ये पता लग गया कि ये जो बी और सी पॉइंट है ना, ये तो इस ए पॉइंट की इमेज है, एक बार इस लाइन के अलोंग, एक बार इस लाइन के अलोंग, बस आपको इमेज निकालनी आती है, और ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन एक है, दो तीन कॉन्सेप्ट आपके साथ में इससे क्लियर हो जाएंगे, है क्वेश्चन आसान। ये लाइन बच्चों कहता है इस पॉइंट से पास होती है, तो इस पॉइंट से पास होती है, तो मतलब इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, मेरे को बी की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, है ना। वाई की वैल्यू कितनी है, 32 बाई बी इक्वल टू 1 माइनस 13 बाई 5, यानी कि कितनी आ गई, माइनस 8 बाई 5। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, माइनस 8 इक्वल टू 32 इंटू 5, तो बी आ गया क्या, माइनस के 20, बी आ गया, है ना, बी आ गया बच्चों माइनस के 20। तो पहली लाइन क्या बन गई, एक्स बाय 5 और प्लस वाई बाय माइनस 20 इक्वल टू 1, तो या 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4x माइनस के y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 20, है ना, ये आ गया क्या 4x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये मेरी फर्स्ट लाइन आ गई। अब आगे पढ़ो बच्चों, दूसरी लाइन क्या है ये लाइन L है, द लाइन K, ये दूसरी लाइन बच्चों क्या है, K है, जो पैरेलल है L के, और उसकी इक्वेशन ये है। तो बच्चों यहां से C की वैल्यू निकाल लो, बस B और C निकल गया तो क्वेश्चन खत्म। अब ये जो लाइन है ना, x बाय सी प्लस
y बाय 3 इज इक्वल टू 1, चाहे तो इसमें क्या कर लो, एलसीएम लेके 3c से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, 3x प्लस में cy इक्वल टू 3c। अब ये लाइन L इसके पैरेलल है बच्चों, K और L आपस में क्या है, पैरेलल है। ये लाइन है L, ये लाइन है K, पैरेलल है, तो बच्चों इन दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ लाइन L और स्लोप ऑफ लाइन K क्या होंगे, इक्वल। इसका स्लोप बता दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 4 आ गया। इसका स्लोप बता दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो बच्चों यहां से 4c की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4। बताओ, समझ गए। मैंने दोनों लाइन की क्या निकाल दी, इक्वेशन निकल गई, समझो। आपको बच्चों डिस्टेंस बतानी है L और K के बीच की, तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस तो आपको पता ही है ना, कैसे निकालते हो। ये है L और ये है बच्चों लाइन K। अच्छा, L की इक्वेशन क्या थी, 4x माइनस वाई इक्वल टू 20, 4x माइनस वाई इक्वल टू 20। और इसकी इक्वेशन क्या निकाली थी हमने, याद आपको, देखो ये रही, 3x प्लस सी वाई इक्वल टू 3c, 3x प्लस सी वाई इक्वल टू क्या थी बच्चों, 3c थी। c की वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू कितनी है, -3/4, -3/4, और c की वैल्यू कितनी है, -3/4। तो बस ध्यान से सोल्व करना है। देखो, पैरेलल लाइन के बीच की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो एक बात बताओ, पहले तो ये दोनों कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इनमें इक्वल होने चाहिए ना। जैसे ये 4 है तो यहाँ पे भी 4, तो इसको 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, -3y इक्वल टू -9। अच्छा, इसको भी फिर 12 बना लो, यानी कि 3 से क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस बच्चों कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अब d आप मेरे को बता दो कैसे निकालते हो। d का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में देखो x और y के कोफिशिएंट सेम हो गए ना, तो बस इनकी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, यानी कि 60 -9, और नीचे क्या होता है बच्चों बता दो आप मेरे को, 12 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा ये 9, ऊपर कितना आ गया 69 बाय रूट 153। 153 में से बच्चों आई थिंक 19 कॉमन ले लो, 17 9 जा होता है ना, तो ये 3 बाहर आके 3 पे कट जाएगा 23 टाइम्स, और बाय कितना आ गया √17, 23/√17 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। शानदार क्वेश्चन था, बस कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर ना। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों सोल्व करोगे तभी जाके आपकी जेईई मेन की तैयारी होगी अच्छे से। ये क्वेश्चन अब बच्चों हम सर्कल और स्ट्रेट लाइन से बाहर निकल के अब हम आगे बाइनोमियल थ्योरम पे। बाइनोमियल थ्योरम के भी जो अच्छे क्वेश्चन है ना बच्चों, ब्रेन टीजर जिसको बोलते हैं, वो वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो सारे मैं आपको करवा चुका हूँ 2023-19 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज के थ्रू। आपको ये कह रखा है, ये एक एक्सपेंशन है, बहुत बार बच्चों ये एक्सपेंशन कम से कम 4 बार 19 से लेकर 25 तक के अगर आपने सारे पीवाईक्यूज सोल्व करे तो आप इस क्वेश्चन को 4 बार देखोगे, सेम क्वेश्चन को। आपको इस एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस एक्स का कोफिशिएंट, इन दोनों का जो सम है वो -m दे रखा है, n-m की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने हमेशा आपको बताया कि इसमें कोई शॉर्टकट लगाने से अच्छा है बच्चों इसकी डायरेक्ट एक्सपेंशन खोल दिया करो। ये तो स्पेशल है ना बच्चों, 1 + x की पावर m क्या होता है बताओ, mc0 प्लस mc1 इंटू एक्स, mc2 इंटू एक्स स्क्वायर। आगे लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि आपको मैक्सिमम एक्स स्क्वायर तक जाना है, ठीक है। इसकी एक्सपेंशन देखो, बीच में माइनस का साइन है तो पता है आपको ये माइनस आ जाएगा nc1x, फिर प्लस अल्टरनेटिव साइन आते हैं ना, बस आगे खोलने की जरूरत है ही नहीं। अब आप मेरे को बस ये बता दो इसमें x का कोफिशिएंट कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x या x स्क्वायर कर लो, x कर लो। x का कोफिशिएंट कांस्टेंट को, mc0 क्या होता है 1, इसकी मल्टीप्लाई करोगे x के कोफिशिएंट से यानी कि -n, nc1 क्या होता है बच्चों n होता है ना, और x के कोफिशिएंट की यानी कि mc1 की मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट से करोगे तो ये आ गया बच्चों m-n। अगर आपसे पूछा जाता कि x का कोफिशिएंट बताओ तो वो आ गया m-n। एक्स स्क्वायर का बताओ, अब एक्स स्क्वायर के लिए क्या करोगे बताओ, कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई फटाफट करनी है, कौन इससे करनी है nc2 से, फिर जो x का कोफिशिएंट है mc1 मतलब m, इसकी x के कोफिशिएंट से करनी पड़ेगी, और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई बच्चों कांस्टेंट से करनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या आ गया nc2 माइनस mn प्लस mc2। बस अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है, इन दोनों का सम बच्चों -m दे रखा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट यानी कि m माइनस n प्लस कितना nc2 प्लस mc2 माइनस mn इक्वल टू -m दे रखा है, और आपको बच्चों n-m की वैल्यू निकालनी है। बस अब ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम का है नहीं, अब ये इक्वेशन आपको दे रखी है और इसको सोल्व करके n-m की वैल्यू निकालनी है। वो देखो कैसे करोगे, m-n, nc2 आप सबको पता है n इंटू n-1/2 होता है, ये बच्चों क्या होता है m इंटू m-1/2 होता है। घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, है ना, आप सोल्व करना है बस। इक्वल टू 0 बच गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, है ना, तो क्या आ जाएगा 2m माइनस के 2n प्लस, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, m स्क्वायर माइनस m और माइनस के 2mn और प्लस के क्या आ गया बच्चों 2m इक्वल टू 0। अब m और n को अलग अलग लिख लो, देखो 2m और 2m, 4 में से 1 गया 3m हो गया, है ना, और ये माइनस के 3n हो गया, और इसके अलावा क्या बच गया, इसके अलावा बच्चों ध्यान से अगर आप देखोगे ना
एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर माइनस 2mn है ना, ये क्या बच गया, प्लस में एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर और माइनस के 2mn बच गया। ये इसमें से देखो 3 कॉमन ले लो, इसमें से 3 कॉमन लोगे तो क्या बच गया, ये m माइनस एन, और ये बच्चों आई थिंक m माइनस एन का होल स्क्वायर बन गया है ना, तो दोनों में से m माइनस एन ले लो क्या कॉमन, तो 3 प्लस में m माइनस एन। अब या तो ये वाला फैक्टर जीरो होगा या ये, बट बच्चों इसने क्वेश्चन में क्या रखा कि m और n इक्वल नहीं है, तो मतलब ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो फिर 3 प्लस में m माइनस एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो 3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा उधर आके n माइनस एम, और आपसे n माइनस एम की वैल्यू पूछी गई थी, n माइनस एम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। 3 इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन था कैलकुलेशन के हिसाब से, मैंने आपको बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दिया। अब बच्चों ये देखो एक और बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन, कोफिशिएंट वाले आपको पता है बच्चों आजकल ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता कि एक सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दी और आपको x का कोफिशिएंट बताना है, x स्क्वायर का बताना है। देखो इस तरह की, यानी कि एक ही एक्सपेंशन के अंदर 2-3 एक्सपेंशन मल्टीप्लाई करके वो देता है, तो आपको x की पावर 5 y की पावर 5 का कोफिशिएंट बताना है इस एक्सपेंशन के अंदर। फैक्टराइज कर लो इसको पहले, तो देखो 1 प्लस एक्स प्लस वाई कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स, और पूरे के साथ मल्टीप्लाई है बच्चों x प्लस वाई, और इस होल पावर कितनी है इसकी, 5 है, तो ये तो इसके फैक्टर बन गए ना 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, तो इनकी पावर बच्चों अलग अलग कर लो, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और x प्लस वाई। अब इसका तरीका क्या होता है बच्चों, वही मल्टीनोमियल, आप क्या कर लो, तीनों एक्सपेंशन की क्या कर लो, जनरल टर्म लिख लो, इसकी जनरल टर्म बताओ क्या होगी। पहले की क्या होगी बच्चों 5c, अच्छा पी क्यू आर की फॉर्म में लिख लो 5cp, और 1 तो छोड़ ही दो, x की पावर कितनी हो जाएगी p, इसकी जनरल टर्म बता दो 5cq, और y की पावर कितनी हो जाएगी q, और इसकी जनरल टर्म बच्चों क्या होगी 5cr, और x की पावर कितनी हो जाएगी 5 माइनस r, और y की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों r। और अपने को तो क्या करना है, देखो ऐसे अलग अलग लिखो ना, अब पी क्यू आर की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को, और x की टोटल पावर कितनी होगी बताओ, p प्लस में 5 माइनस r, और y की टोटल पावर कितनी होगी बच्चों q प्लस में r। अब अपने को बताओ क्या करना है, x की पावर 5 y की पावर 5, यानी कि ये चीज जो है वो क्या होनी चाहिए 5, और q प्लस r की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 5, तो यहाँ से 5 से 5 कट गया, तो p और r तो क्या आ गए बच्चों इक्वल आ गए, और q प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, दो तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को सोल्व करने के, एक तो क्या वही हम क्या करते हैं अलग अलग केस काउंट करेंगे कि पी क्यू आर की अलग अलग वैल्यू क्या क्या हो सकती है। दूसरा मैं अब इस क्वेश्चन में ये बताना आपको चाहता हूं कि यहाँ पे जो ये 3 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं ना बच्चों पी क्यू आर, इन तीनों को मैं एक सिंगल वेरिएबल में चेंज कर सकता हूँ, या तो पी में कर लो या क्यू में कर लो या आर में कर लो। देखो पी और आर इक्वल है, तो यहाँ पे मैं आर में चेंज कर देता हूँ, मैं क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूँ क्या 5 माइनस में आर, तो फिर आप मेरे को ये बता दो ये जनरल टर्म क्या बन गई अपनी जनरल टर्म 5cp, पी की जगह क्या लिख दो आर, क्यू की जगह क्या लिख दो 5 माइनस आर, और आर की जगह तो आर है ही है ना, और एक्स की पावर ये क्या है बचाओ पी माइनस आर, पी और आर तो इक्वल है तो ये तो 5 ही हो गए, और q प्लस आर तो कितना बच्चों 5 है, तो आप मेरे को ये बता दो बस कि x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो यही है ना, वो यही है ना, तो आंसर अपना कितना आ गया बताओ 5c 5c 5 माइनस आर, ये आर था है ना, और ये 5cr, और आर क्या है, अब आर की सारी जितनी पॉसिबल वैल्यू है ना फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, आर तो कुछ भी हो सकता है। अब आर एक बात बताओ, अब इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू कुछ भी लो इस पे फर्क पड़ेगा, ये तो 5 और 5 ही रहेंगे ना, तो बच्चों आर की वैल्यू क्या हो सकती है, अब कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और आर आपको पता है फिर क्या होगा 5 या 5 से तो क्या होगा बच्चों छोटा ही होगा ना, और 0 या 0 से क्या होगा बड़ा, क्योंकि आर 5 से बड़ा थोड़े हो सकता है। अब आप ये बताओ इसको थोड़ा सोल्व करके लिखूं 5c 5 माइनस आर को 5 आर ही लिख दूं क्या, तो ये तो बच्चों मजा आ गया, 5cr का होल क्यूब ही बन गया है ना, क्या बन गया ये होल क्यूब बन गया। तो अब आप मेरे को बता दो आंसर क्या होगा अपना आंसर आंसर अब आप कहोगे सर आर की वैल्यू को पुट कर दो, एक बार 0 और एक बार 1 2 3 4 5, तो कितना आएगा बताओ 5c0 का होल क्यूब, 5c1 का होल क्यूब, 5c2 का होल क्यूब, 5c3 का होल क्यूब, 5c4 का होल क्यूब, और 5c5 का होल क्यूब। बस आंसर आ गया ये होता है 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, 5 का क्यूब, और 1 का क्यूब है ना, तो ये कितना आ गया 2000, और ये 2250, तो ये आ गया, और +1 तो यानी कि 2252 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको एक अलग अप्रोच से बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिया।
उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 से बच्चों। रिमाइंडर, रिमाइंडर की प्रॉब्लम आपने नहीं दे रखी है तो अलग से लेक्चर मैंने पूरा बना रखा है बच्चों, 1-1.5 घंटे का रिमाइंडर के ऊपर, वो सारा देखो, आपको मजा आएगा उसको देखने में, है ना। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं बच्चों जेईई मेंस में पिछले 7-8 सालों में, सारे मैंने वहां पे कवर किए हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 12। तो 1234 की पावर 567 प्लस 89 की पावर 1011, इसको आपको 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो रिमाइंडर में मैंने बता रखा है कि बेस को, इस बेस को बच्चों 12 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे वो लिख लिया करो, ठीक है। तो 1234 को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा। देखो 1200 तो कट ही जाएगा, 34/12 से रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो ये रिमाइंडर यहाँ से तो बचेगा 10, है ना, बेस को छोटा कर दिया करो। अच्छा 89 को बच्चों 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। तो ये कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये लिख लो बच्चों 1011, और नीचे कितना आ गया, 12। अब मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, ये जो 10 की पावर है ना, 10 के स्क्वायर को 12 से डिवाइड करो, ये लिख लेना अपनी कॉपी में, देखो नया रूल, 12 8 जा 96, बच गए 4, रिमाइंडर कितना है 4। 10 की पावर 3 को बच्चों 12 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 4। 10 की पावर 4 को 3 से इससे 12 से डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। ये कॉन्सेप्ट लिख लो बच्चों, जब 10 की पावर n को आप 12 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। जब n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, या तो 2 होगी या 2 से बड़ी, 1 से नहीं, क्योंकि 10 को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 10 आएगा ना। बट अगर 1 से बड़ा नेचुरल नंबर लोगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा, हमेशा कितना आएगा 4 आएगा। तो एक बात बता दो, ये तो 10 की पावर बच्चों 567 है, तो इसको डिवाइड करोगे 12 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब बस बात रहेगी कि 7 की पावर, अलग से मैं सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। अब सिर्फ क्या रह गया, 7 की पावर कितनी है ये देख लो, 1011, इसको बच्चों 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। और ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं बच्चों, आपको पता है 7 की पावर 2 49 होता है, और 49 को 12 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है 1। तो बस मजा ही आ गया, रिमाइंडर 1 बच गया। तो इसको बच्चों 7 स्क्वायर की पावर 5 से डिवाइड कर दूं और एक साथ अलग लिख दो, है ना। और अब आपको पता है ये तो कितना हो गया 49 की पावर 505 इंटू 7/12, तो ये कितना आ गया बताओ। ये आपका 7 की पावर, 7 की पावर है क्या 89, सॉरी 7 नहीं आएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा, है ना। मैंने क्या लिख दिया, सॉरी रियली सॉरी इस चीज के लिए। ये रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 5 आएगा, 12/7 = 84, 5 आएगा ये, है ना। ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको अब आपको अलग से सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 5 की पावर कितनी थी 1011 और अपॉन में 12, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 को 12 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आता है। तो अब आपको पता है इसको 5 का स्क्वायर लिख दो और पावर को क्या कर दो, हाफ कर दो, और एक 5 और रह गया, है ना, तो 12। अब ये तो रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा, और यहां से क्या आ गया बच्चों 5 आ गया, तो यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताओ 5 आ गया। तो इस सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया बच्चों 5, 4 + 5 कितना हो गया 9, तो 9 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर प्रॉब्लम बहुत कर चुके हैं, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन मेरे को दे दो आप, रिमाइंडर प्रॉब्लम का सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सारी की सारी बाइनोमियल कोफिशिएंट की चीजें बच्चों मैंने आपको बता रखी है, वो सारी चीजें अगर आपने पढ़ रखी है तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। x की वैल्यू दे रखी है 10c1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 10c2 का होल स्क्वायर, 3 इंटू 10c3 का होल स्क्वायर, अप टू 10 इंटू 10c10 का होल स्क्वायर। तो पहले तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, इसकी जनरल टर्म लिखेंगे, बाहर 1 है तो उसको r लिख देते हैं, 10c1 तो 10cr लिख दूं और इसका क्या आ गया होल स्क्वायर, ये जनरल टर्म आ गई। और r की वैल्यू बता दो कहां से कहां तक है बच्चों, 1 से लेके और 10 तक। तो बस अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया रखा है, बाहर r है 10cr को बच्चों इसके स्क्वायर को 2 बार लिख दो। अब आपको पता है ये वाला r कैसे खत्म करते हैं, पता है ना आपको, 10 CR को 10/r 9CR - 1 लिख दूं, ऐसे है ना 10CR। अब ये 10 तो कांस्टेंट बच्चों बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया 9CR और 10CR। और अब तो बच्चों मजा आ गया आपको देखते ही, ये क्या था r-1 था। और अब आपको पता है बच्चों ये तो वही बॉयज और गर्ल्स वाला आ गया, लेकिन उसमें लोअर सफिक्स का सम क्या होना चाहिए कांस्टेंट, बट यहाँ पे तो बच्चों r-1 और r का सम r से फ्री नहीं है ना। तो अब आप इसको कांस्टेंट बनाना चाहते हो तो आप कहोगे सर 10CR, r को भी 10 - r लिख दो, ठीक है लिख सकते हैं। अब आप ये बताओ इनका जो सम है वो कांस्टेंट आ गया ना, कितना आ गया 9, ये कांस्टेंट आ गया। तो बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर मैंने आपको बता रखा है ना क्या होता है, तो 10 + 9 19c, और जो इनका सम होता है वो कितना है 9। तो ये अपनी x की वैल्यू आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई तो इसका आंसर निकालना है, बस खत्म क्वेश्चन। आंसर क्या है अपना बताओ, 1/1430 इंटू x, x कितना बताओ, x कितना है 10 इंटू 19c 9, 10 इंटू 19c9, और इसको सिंप्लीफाई कर दो बस, ये लो मैं करके दिखा देता हूँ। 10 से तो काट दिया एक 0, 19c9, 19 के नो फैक्टर लिख दो, है ना, 19 18 17 16 15 14 13
12 और 11, 11 से लेके 19 9 बन गए, और नीचे 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चों मेरे को डायरेक्ट याद है 720 होती है। बस इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लो 720। देख लो कैसे काटोगे, 7 से तो ये काट दो 14 है ना, 2 पे कट गया। अच्छा और कौन सा काटोगे, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, ये काट दो। जैसे भी आपका मन करे वो काट दो। देखो 13 और 11 की मल्टीप्लीकेशन 1 ये होती है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा 20 और किस पे काट सकते हो आप, देखो 4 पे काट दो, 4 3 जा 4 5 जा और 5 3 जा। और बच्चों क्या कट सकता है, देखो नीचे 9 इंटू 8 और बच गया नीचे है ना, तो ये 3 और ये 3 पे कट गया। और बताओ और कौन सा बच गया, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, 8 1 जा 8 2 जा, सब कुछ कट गया। नीचे से ऊपर क्या बच गया, 19 इंटू 17 इंटू क्या बच गया बच्चों, आई थिंक 2 बच गया है ना, कुछ और भी है क्या देख लो, 19 इंटू 17 इंटू 2, तो 19 इंटू 34, 34 को बच्चों 19 से मल्टीप्लाई कर लो, 76 57 646, 646 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन, मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया। बाइनोमियल कोफिशिएंट की सारी प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो बिल्कुल 3-4 लाइनों के अंदर देखो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। ये देखो बच्चों जेईई एडवांस 2023 का, ये नहीं है कि एडवांस के और क्वेश्चन निकलवाए, बीच बीच में मैंने एडवांस के क्वेश्चन डाल दिए और आगे अभी तक हम 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी एडवांस के, ठीक है, बस मैंने आपको बताया नहीं। ये एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, और बिल्कुल कहता हूं मेंस लेवल से भी नीचे का क्वेश्चन है। ए और बी दो नॉन जीरो रियल नंबर है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में और x की पावर -5 का इस एक्सपेंशन में, दोनों क्या है बच्चों इक्वल है, तो आपको 2b की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं। क्या खास बात है बताओ, x की पावर 5 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में निकालते हो, तो मैंने आपको कोफिशिएंट निकालने का डायरेक्ट तरीका बता रखा है, या तो जनरल टर्म लिख लो या वो r निकालने वाला मेथड है ना। n कितना है 4, p कितना है बच्चों यहाँ पे 2, q कितना है यहाँ पे बताओ 1, और m क्या होता है, जितनी पावर का कोफिशिएंट निकालना है, और उसके बाद आप क्या निकालते हैं, r निकालते हैं ना। r क्या होता था बच्चों, np माइनस m अपॉन p प्लस में q, तो यानी कि 8 माइनस 5 अपॉन 3 1। अगर r बच्चों 1 आ गया तो कौन सी टर्म के अंदर होगा बताओ, x की पावर 5 t2, t2 के अंदर आपको क्या मिल जाएगा बताओ, x की पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो कोफिशिएंट क्या हो गया बताओ x की पावर 5 का, t2, t2 कैसे लिखते हैं बताओ 4c1। अच्छा कोफिशिएंट लिखना है तो बस x स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, इसका कोफिशिएंट है ना, और 70/27 इंटू बी, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 - 1 3, और इसकी पावर कितनी होगी 1। तो पहली एक्सपेंशन में x की पावर 5 का कोफिशिएंट बच्चों ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करो, इस एक्सपेंशन के अंदर x की पावर -5 का कोफिशिएंट बता दो। n कितना है 7, p कितना है बोलो 1, q कितना है बच्चों 2, और m कितना है अब की बार -5, तो यहां से r निकालो, np माइनस m अपॉन p प्लस q यानी कि 4। अगर ये 4 आ गया तो बच्चों कौन सी टर्म में होगा बताओ, t5 में होगी। t5 कंटेन्स x की पावर -5, तो कोफिशिएंट कितना हो गया बताओ x की पावर -5 का। ये तो मैं लिख रहा हूँ, सारी चीजें मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, तो और कर देता, ठीक है, आपको बता रहा हूँ मैं सारी चीजें लिख के। x की पावर -5 का कोफिशिएंट बताओ, फिफ्थ टर्म का मतलब 7c4, और कोफिशिएंट कोफिशिएंट लिखो बस, इसकी पावर 7 में से 4 गया 3, और इसकी पावर 4, तो 7c4 होता है 35a³ बाय b की पावर 4। अब बच्चों ये कोफिशिएंट आपको क्या दे रखे, दोनों क्वेश्चन में इक्वल दे रखे हैं, इन कोफिशिएंट को इक्वल रख के b की वैल्यू आ गई, देखो 4a³ इंटू 70 अपॉन 27b और 35a³ अपॉन b की पावर 4। तो अब आप कर लो सोल्व इसको, देखो 35 और ये 2 जा, अच्छा a³ से a³ कट गया, एक b की पावर कट गई है ना, ये आ गया, तो बताओ कितना बच गया, 4 2 जा 8/27 इक्वल टू 1/b³। दोनों तरफ क्यूब रूट कर दो, 8 का क्यूब रूट 2 और इसका 3, तो 2b इक्वल टू कितना आ गया 3, और आपसे वैल्यू किसकी पूछी थी 2b की, तो 3 इस क्वेश्चन का क्या आ गया बच्चों आंसर आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, लेकिन मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको सोल्व करके बता दिया। कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं पहले। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखो, बहुत बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बच्चों। मोड जेड का स्क्वायर क्या होता है बताओ, जेड इंटू जेड बार होता है, तो जेड की जगह अगर मैं Z1 लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, Z1 इंटू Z1 का बार हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। अच्छा अब Z1 जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों मोड दे रखा हो ना, तो आपको पता है उसका दोनों तरफ क्या कर लिया करो, आप स्क्वायर कर लिया करो एक बार, है ना, जरूरत पड़े या ना पड़े ये स्टेप तो कर ही लिया करो। और इसको लिख लो Z1 इंटू Z1 का बार, ये हो गया। यहां तक मेरे को पता लगी ये कंडीशन जो दे रखी थी। अब मेरे को जिसका आंसर निकालना है ना बच्चों, उस पे आ जाओ डायरेक्ट। देखो ऊपर मेरे को पता है, देखो 25/9 इसमें से 3 कॉमन ले लो, 75 और 27 में से 3 कॉमन ले लो, 25 माइनस 9 इंटू Z1 इंटू Z2 का बार, और नीचे क्या है बच्चों Z1 माइनस Z2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, 25 की जगह मैं 25 की जगह क्या 9 इंटू Z1 बार लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो 25 की जगह 9 इंटू
Z1 इंटू Z1 का बार लिख दो। देखो अभी आपको पता लग जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। बस ये 2 लाइनें लिखते ही और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझो आंसर ही आ गया। बाहर 9 तो कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया देखो, Z1 बार Z1 कॉमन ले लो अंदर से, तो Z1 का बार माइनस Z2 का बार आ गया है ना, और नीचे क्या आ गया Z1 माइनस Z2। अच्छा 9 3 जा 27, और ये Z1 का मोड तो अलग कर दो, और देखो अंदर बच्चों Z1 माइनस Z2 का होल बार लिख दो, बताओ। और आपको ये भी पता है कि मॉडुलस चाहे बच्चों जेड का निकालो और या इसका कंजुगेट का निकालो, एक ही आता है। तो बस ये आंसर कितना दे रखा है आपको बताओ, 5/3 दे ही रखा है, और ये तो क्या आ गया बच्चों 1, ये तो कट जाएंगे आपस में, तो कितना आ गया 9 5 जा 45, 45 इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है फाइनल आंसर है। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा था लेकिन कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा, देखो मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया कि ये वाला कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब बच्चों ये दो फॉर्मूले आपको डायरेक्ट, मैं आपको बताता हूँ कि ये दो डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस जेड आयटा जेड और जेड प्लस आयटा जेड हो, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ मोड जेड का स्क्वायर, और आयटा की जगह ओमेगा कर दो, आयटा की जगह क्या कर दो ओमेगा जेड और जेड प्लस ओमेगा जेड, तो इसका एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √3/4 इंटू मोड जेड का स्क्वायर। देखो मोड जेड का स्क्वायर तो दोनों में आता है, अगर आयटा है तो हाफ आएगा, और बच्चों अगर ओमेगा है तो √3/4। √3/4 कैसे याद रखोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है ना √3/4a², वो वाला, ठीक है। आप देखो इसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल in argand diagram formed by z omega z and z plus omega z where omega is the cube root of unity, जो 1 नहीं है उसका एरिया दे रखा है। एक बात बताओ, एरिया तो मैं डायरेक्ट अपना जानता हूं ना, क्या होता है √3/4 इंटू मोड जेड का स्क्वायर, और ये एरिया क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को 16√3, तो आपको मोड जेड की वैल्यू बतानी है, तो बताओ √3 से √3 कट गया, ये कितना आ गया 64, मोड जेड की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8, मोड जेड की वैल्यू आ गई 8, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ये अपने क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया। तो बच्चों ये हमने पहले लेक्चर के अंदर रैंक बूस्टर सीरीज में 25 क्वेश्चन आपको सोल्व कर दिए। और बच्चों आपको रैंक बूस्टर सीरीज अगर देखनी है तो जो मैंने लेक्चर के अंदर बेसिक लेक्चर के अंदर बातें बताई है वो सारी की सारी फॉलो करो। इसका पीडीएफ, इसकी पीडीएफ ठीक है ना, सोल्ड और अनसोल्ड दोनों मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, ड्राइव के लिंक में भी डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आपका होमवर्क के जो 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे वो भी सारी की सारी बच्चों आपको मैं अनसोल्ड टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ड्राइव के लिंक में भी डाल दूंगा, वो सारी की सारी बच्चों आप सोल्व करोगे। और फिर उसके बाद देखना 25 क्वेश्चन ये और 25 क्वेश्चन ये, डेली के आप 50 क्वेश्चन बच्चों इस लेवल के सोल्व करोगे तो आपकी तैयारी आप खुद ही बता दोगे कि हाँ एक दिन के अंदर, एक डेली के अंदर बच्चों आपकी तैयारी में एटलीस्ट 0.5% का तो फर्क पड़ेगा। और आप ये मान लो 100 दिन आप लगातार बच्चों ऐसा काम कर लेते हो तो 50% आपकी तैयारी पहले से बूस्टअप हो जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज आपके लिए।